गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रूसी क्रांति के अंतर्गत रूस में समाजवाद नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। किंतु आपकी जानकारी के क्रम को बनाते हुए हम पहले पढ़ाए गए टॉपिक पर प्रकाश डालते हुए शॉर्टकट प्रकाश डालते हुए आज के टॉपिक पर पूर्णतः प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम रूसी क्रांति के अंतर्गत पढ़े हैं कि रूस में क्या था, जारशाही शासन जो है फ्रांस में जारशाही शासन के पतन के पश्चात रूस में भी जनता के बीच क्रांति के स्वर मुखर होने लगे थे और रूस में जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में क्रांति हुई थी। और रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से एक विशाल देश था और इसमें बहुत सारे देश जैसे प्रेजेंट टाइम के फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस आदि जो हैं रूस के हिस्से थे। यानी कि रूस एक विशाल साम्राज्य था और यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी भी रहते थे, जैसे कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बौद्ध। तो यहाँ जो है समाज में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे, जिसमें कि जो है ऑर्थोडॉक्स जो वो थे सिख धर्म को ईसाई धर्म के दो पार्ट हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दो संप्रदायों में, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं बच्चों, वैसे ही ईसाई धर्म के भी दो संप्रदाय हैं। पुरातन पंथी जो हैं वो कैथोलिक कहे जाते हैं और जो धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात नया संप्रदाय प्रकाश में आया उसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो वहाँ पर जो है कि कैथोलिक धर्म को मानने वाले, जिसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो था वह बहुत ज़्यादा संख्या थी, यानी बहुसंख्यक थे, किंतु विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। अर्थव्यवस्था और समाज में क्या था कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, किंतु यहाँ के किसान जो है खेती केवल निर्वाह के लिए नहीं करते थे, बल्कि बाजारी कृषि की जाती थी। यानी कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था और बड़े पैमाने पर व्यावसायिक कृषि की जाती थी। यहाँ के किसान यूरोप के अन्य देशों से भिन्न थे इस मामले में। और रूस जो है, यहाँ के कारखाने जो थे ज़्यादातर निजी संरक्षण में थे, निजी संरक्षण में कारखाने थे और यहाँ के लोग यह मानते थे कि जो पूंजीपतियों की पूंजी में वृद्धि होती है वह कारखाने में कार्यरत मजदूरों के कारण होता है। इसलिए पूंजीपतियों को क्या करना चाहिए कि उस मुनाफे को मजदूरों में बांट देना चाहिए, किंतु पूंजीपति वर्ग क्या करता था कि मजदूरों को वो मुनाफा नहीं बांटता था और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता था। इसलिए यहाँ के कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो क्या चाहते थे कि पूंजी पर पूंजीपतियों का अधिकार समाप्त हो जाए और सभी को समान अधिकार मिले, क्योंकि मजदूरों के बदौलत ही पूंजीपति और पूंजी इकट्ठा करने में समर्थ होता है, किंतु मजदूरों को उसका भाग नहीं मिलता। तो इसलिए क्या था कि जो है वहाँ पर दो विचारधाराएं प्रचलित हो गई थी। एक यह मानता था कि मजदूरों को उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, पूंजीपतियों को उनके अधिकार को देना चाहिए। और यह विचारधारा जो है वो समाजवाद के नाम से विख्यात हुई और यह विचारधारा कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई थी, जो समाजवाद का जनक कहे जाते हैं। और रूस में समाजवाद आना
तो रूस में इसी विचारधारा से प्रभावित होकर के विभिन्न पार्टियों का गठन हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है कि रूस में समाजवाद। तो जैसा कि हमने लिखा है कि 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। कैसी थी? गैर कानूनी, मतलब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का गठन हो गया था, किंतु सभी पार्टियों को क्या माना जाता था? गैर कानूनी माना जाता था। और मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने, जैसा कि अभी मैंने बताया, मार्क्स का क्या विचार था कि मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। पूंजीपतियों द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण होता है, जबकि पूंजीपति मजदूरों के बदौलत ही धन इकट्ठा कर पाते हैं, पूंजी इकट्ठा कर पाते हैं। तो ऐसे विचारों से प्रभावित होकर के समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था, किंतु सरकारी आतंक के कारण, यानी डर के कारण, इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में कार्य करना पड़ता था और इस पार्टी के द्वारा अखबार निकाला जाता था और अखबार में विभिन्न लोगों के विचार छपे होते थे जो कि जनता को पूंजीपतियों के खिलाफ उनके अधिकारों के लिए सावधान करते थे और मजदूरों को संगठित करने में ये अखबार महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए और अखबार द्वारा मजदूरों को संगठित कर हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसके द्वारा? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के द्वारा। कब यह काम किया गया बच्चों? 1898 ईस्वी में। और फिर क्या हुआ कि कुछ समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर अपनी ज़मीनें क्या करते हैं, रूसी किसान की समय समय पर अपनी ज़मीनें वो कम्यून को सौंप देते हैं। यानी कि कम्यून एक ऐसा सिस्टम होता था जिसमें किसान अपनी ज़मीन को सौंप देता था और कम्यून ही किसानों को फिर ज़मीनों को वितरित करता था। तो रूसी किसान जिस तरह समय समय पर अपनी ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप में समाजवादी भावना वाले लोग हैं। तो कुछ लोगों को वहाँ क्या लगता था कि किसान क्या है? समाजवादी भावना से प्रेरित हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने ज़मीनों को कम्यून को सौंप देते थे और कम्यून द्वारा ही किसानों को ज़मीनें कृषि कार्य हेतु बांटी जाती थी। तो इसलिए कुछ लोगों को क्या लगता था बच्चों कि किसान क्या है? उसे समाजवाद से प्रभावित हैं। तो इस प्रकार जो है ज़मीन को बांटने की प्रक्रिया से यह लगता था कि किसान जो हैं वो समाजवादी भावना से प्रभावित हैं और इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे और वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। यह मानना किसका था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के अतिरिक्त कुछ समाजवादियों का भी यही मानना था कि रूस में क्रांति का नेतृत्व करता कौन होगा? किसान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि किसान अपनी ज़मीन को ज़रूरत के हिसाब से कम्यून द्वारा विभाजित कर लेते हैं, यानी कि ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। इसलिए उनको लगता था कि यहाँ पर क्रांति किसानों द्वारा ही होगी, मजदूरों द्वारा नहीं। तो बच्चों क्रांति का नेतृत्व कौन कर सकता है? किसान कर सकते हैं।
और जबकि यूरोप के अन्य देशों के किसान जो हैं वो दबे रहते थे। किसानों को कई श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें सबसे नीचे वर्ग का जो भूमिहीन किसान होता था वह बंधुआ मजदूरी करता था और उन्हें नाम मात्र की मजदूरी मिलती भी थी और कहीं कहीं तो एकदम मजदूरी नहीं मिलती थी। उन्हें स्वतंत्र होने का भी अधिकार नहीं होता था। तो इस तरह अन्य देशों के किसानों से, यूरोप के अन्य देशों के किसानों से रूस के किसान मजबूत थे, मजबूत परिस्थिति में थे और उनमें इतनी क्षमता थी, इतनी ताकत थी कि वे क्रांति तक करने में समर्थ थे। और 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे और सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। किसने किया? समाजवादियों ने 1900 ईस्वी में एक और पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी क्या नाम था? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। तो ये जो है इसका गठन किया गया 1900 ईस्वी में और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष की मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी द्वारा क्या मांग की गई कि किसानों की ज़मीन उनको सौंप दी जाए। और ज़मीन कहाँ थी जो कि किसके कब्जे में थी? सामंतों के कब्जे में। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि समाजवादियों को क्या लगता था कि किसान ही रूस में क्रांति कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1900 ईस्वी में समाजवादियों द्वारा सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया और इस पार्टी द्वारा किसानों की ज़मीन उनको सौंप दी जाए, यह मांग प्रस्तुत की गई। और ज़मीन कहाँ थी? सामंतों के कब्जों में थी। तब किसानों की ज़मीन किसके कब्जे में थी? सामंतों के कब्जे में थी। तो सामंतों से ज़मीन छीन करके किसको दी जाए? किसानों को दी जाए। यह मांग किसके द्वारा की गई? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी द्वारा मांग की गई। और किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी
खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था, लेकिन लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। तब किसानों की यहाँ पर कई श्रेणियाँ थी। कैसी श्रेणियाँ थी बच्चों? कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ मजदूरी करते थे और कुछ पूंजीपति थे जो कि अपने खेती के कार्य में नौकरों का सहारा लेते थे। इन आपसी मतभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे और सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। मतलब संगठन के सवाल पर क्या हो गया कि पार्टी में गहरा मतभेद हो गया। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक खेमे का मुखिया था, कौन थे? व्लादिमीर लेनिन का पूरा नाम है लेनिन। इन्हीं के नेतृत्व में जो है बच्चों यहाँ पर क्रांति हुई थी। व्लादिमीर लेनिन ये कौन थे? बोल्शेविक दल का मुखिया। बोल्शेविक दल का मुखिया थे कौन? व्लादिमीर लेनिन। तो इनका क्या कहना था बच्चों कि ये सोचते थे कि जार यानी रूस के राजाओं को जार कहा जाता था, तो जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। इनका क्या मानना था कि पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। किस पार्टी में? जो दो पार्टियां गठित की गई पहले 1898 में कौन सा पार्टी बनाया गया? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। और 1900 में क्या बनाया गया? समाजवादियों द्वारा सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। दोनों के विचारों में काफ़ी मतभेद था। क्यों मतभेद था? क्योंकि किसानों की श्रेणियां जो थी विभिन्न प्रकार की थी और लेनिन जो था वो जिसके नेतृत्व में क्रांति हुई, बोल्शेविक दल का मुखिया, तो वह यह चाहता था कि दोनों पार्टियों में जो मतभेद है वो दूर होना चाहिए। पहले पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, तभी जारशाही के खिलाफ सशक्त कदम उठाया जा सकता है, उसका विरोध किया जा सकता है। अन्यथा विरोध संभव नहीं है, क्रांति संभव नहीं है जब तक कि स्वयं पार्टी में अनुशासन न हो। तो यह अनुशासन पर जोर डालता था कौन? व्लादिमीर लेनिन। और इनका मानना था कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? समाजवादी पार्टियों में अनुशासन होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरा खेमा जो था मेनशेविक, ये बोल्शेविक था, दूसरा था मेनशेविक। ये दूसरा क्रांतिकारी दल था जो यह मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। मेनशेविक क्या चाहते थे कि पार्टी में सभी
को सदस्यता मिलनी चाहिए। ये दो दल थे बच्चों जो कि फ्रांस में क्रांति करना चाहते थे। एक था बोल्शेविक, दूसरा था मेनसेविक। और बोल्शेविक का नेता था लेनिन और मेनसेविक का नेता था करेंस्की। ये थे मेनसेविक दल के नेता। तो दोनों के विचारों में अंतर था। बोल्शेविक दल का नेता यानी लेनिन क्या चाहते थे कि अपने दल के समस्त लोगों, जितने भी सदस्य हैं, उन पर क्या होना चाहिए, पार्टी का नियंत्रण होना चाहिए। और मेनसेविक इसके विपरीत क्या चाहता था कि सभी को पार्टी में सदस्यता मिलनी चाहिए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अत्यधिक लोग किसी भी दल में या कहीं भी जब बहुत अधिक लोग हो जाते हैं तो क्या होता है, अनुशासन भंग हो जाता है। तो यह पार्टी जो थी करेंस्की की यानी मेनसेविक पार्टी, यह सब अधिकांश लोगों को सदस्यता देने के पक्ष में थी, जबकि लेनिन की पार्टी एक अनुशासित पार्टी की स्थापना के पक्ष में थी। तो ये दोनों में क्या था, भिन्नता थी। किंतु दोनों ही पार्टियां क्या चाहती थी, रूस में सत्ता में परिवर्तन चाहती थी। अब अगला टॉपिक हमारा है उथल पुथल उथल पुथल का मतलब क्या होता है, हलचल का समय। 1905 ईस्वी रूस में हलचल का समय यानी उथल पुथल का समय कब आया था, 1905 में। इसे 1905 की क्रांति भी कहा जाता है। किन परिस्थितियों में हुई थी, क्यों हुई थी, अब इस पर हम प्रकाश डाल दे रहे हैं। रूस एक निरंकुश जारशाही था। तब रूस में किसका शासन था, निरंकुश जारशाही। तो रूस में क्या था, निरंकुश जारशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। यानी यहाँ पर जबकि यूरोप के अन्य देशों में क्या हुआ था, राष्ट्रीय संसद का निर्माण हो गया था और शासक उसके अंतर्गत कार्य करता था, किंतु अभी भी रूस में राष्ट्रीय संसद के अधीन जारशाही शासन नहीं था। यह अंतर था। और उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी समर्थन मिल गया। तब किसका किसका समर्थन मिल गया, रूसी साम्राज्य के राष्ट्रवादियों और कहाँ के राष्ट्रवादियों, रूसी साम्राज्य के राष्ट्रवादियों और आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों जदीदियों किसे कहा जाता था बच्चों, मुस्लिम बहुल इलाकों को
क्या हुआ कि आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी समर्थन मिल गया। किसको मिला बच्चों? समाजवादियों को। और रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा, 1904 में रूसी श्रमिक सभा क्या की गई थी? गठित की गई। और गठित की गई थी 1904 में। कौन सी पार्टी? रूसी श्रमिक सभा। और इसके 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। क्या किया गया कि इनके 4 सदस्य को, इस पार्टी के 4 सदस्य को एक कंपनी जिसका नाम था प्यूतिलोव आयरन वर्क्स, उसमें से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया था, इसलिए जो मतलब ये श्रमिक जो थे, 4 श्रमिक, वो आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, हवा दे रहे थे, इसलिए इन्हें निकाल दिया गया। और इसके पश्चात क्या हुआ कि मजदूरों ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। और अगले ही दिन क्या हुआ कि भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 11,000 से अधिक मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्यस्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। कहाँ के मजदूर? सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू किया गया। और मांगे क्या क्या थी बच्चों? जैसा कि अभी हम बताए हैं, काम के घंटे कम करने के लिए, वेतन में वृद्धि के लिए, कार्य स्थितियों में सुधार के लिए। ये मांग करते हुए मजदूरों ने क्या किया कि हड़ताल शुरू कर दिया, जिसमें कि लगभग 11 लाख मजदूरों ने भाग लिया। और इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस, किसके नेतृत्व में? पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस क्या हुआ कि विंटर पैलेस
विंटर पैलेस, जो कि राजा का क्या था, महल था। विंटर पैलेस क्या था, राजा का महल यानी जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। कोसैक्स यानी वहाँ की सेना मजदूरों पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। किसने, पुलिस और कोसैक्स, जो राजा के क्या होते थे, विशेष पुलिस बल होता था। तो उसने क्या किया कि हमला बोल दिया, किस पर, इन हड़ताली मजदूरों पर हमला बोल दिया। और इस घटना में लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जैसा कि अभी हमने बताया कि 100 से अधिक क्या हुए, घायल हुए, और 100 से अधिक मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हुए। तो इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार क्यों, क्योंकि उस दिन रविवार का दिन था और निहत्थे मजदूरों पर गोली चलाई गई थी। इसलिए रूस में 1905 के इस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और 1905 की क्रांति की शुरुआत जो है इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें शुरू हो गई। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। यानी शिक्षित वर्ग द्वारा अपनी मांग प्रस्तुत करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस, क्या हुआ बच्चों कि यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। यानी कि 1905 की घटना के पश्चात, यानी कि खूनी रविवार के पश्चात कब हुआ, 1905 में। और यहाँ पर क्या हुआ था, निहत्थे किसानों पर गोली चलाई गई थी। कहाँ, विंटर पैलेस के सामने। जब किसान जुलूस लेकर के विंटर पैलेस के सामने से गुजरे तो पुलिस और कोसैक्स यानी विशेष पुलिस बल द्वारा क्या किया गया, जो राजा का विशेष दल होता था उसके द्वारा निहत्थे जनता पर गोली चला दी गई, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 100 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए। पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया और विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया। शिक्षित वर्ग जो कि कार्यकर्ता वर्ग था, जैसे वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये मध्यम वर्गीय लोग जो थे उन्होंने भी संविधान की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। किसकी, अपनी मांग यानी संविधान बनाने की। मांग प्रस्तुत करते हुए क्या किया, यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। और फिर 1905 की इस क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद यानी ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। जनता के सामने जार को झुकना पड़ा
और 1905 की क्रांति के फलस्वरूप जार ने ड्यूमा के गठन की अनुमति दे दी। अब ड्यूमा क्या था बच्चों? एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद। क्या था ड्यूमा? एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद को क्या कहते थे? ड्यूमा के गठन पर मुहर लगा दी। किसने? जार ने। क्योंकि 1905 की क्रांति के परिणामों के फलस्वरूप ऐसा उसने किया। और फैक्ट्री मजदूरों को क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। तो इस प्रकार एक तरफ जो है उसने ड्यूमा नामक संसद का गठन किया, परामर्शदाता समिति का गठन किया, तो दूसरी तरफ उसने ड्यूमा पर अंकुश लगाने के लिए अतिशीघ्र 2 निर्वाचित ड्यूमा को बर्खास्त करता रहा। और तीसरी बार में उसने क्या किया कि रूढ़िवादियों को, ज़्यादा संख्या में रूढ़िवादियों को ड्यूमा का सदस्य बना दिया, यानी कि ड्यूमा में भर दिया, रख लिया। और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को उसने बाहर रखा, यानी जिनके विचार उदारवादी क्या चाहते थे? परिवर्तन चाहते थे, और क्रांतिकारी भी परिवर्तन चाहते थे, तो इसलिए इन लोगों को ड्यूमा से बाहर रखा। अब है अगला टॉपिक हमारा पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। क्या है बच्चों अगला टॉपिक हमारा? प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, ये हमारा अगला टॉपिक है। प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि आप सभी जानते हैं कब हुआ? 1914 में हुआ। और 1914 में जार ने युद्ध में भाग लिया, जिसका कि रूस पर गहरा प्रभाव पड़ा। रूस आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया और इसके खिलाफ जनता ने फिर जारशाही शासन के खिलाफ सशक्त विद्रोह किया और अंततः 1917 में जारशाही शासन का अंत हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस में, इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे कि जारशाही का पतन कैसे हुआ। जैसा कि अभी मैंने बोला कि 1917 में जारशाही का पतन हो गया। 1905 की क्रांति जो रूस में हुई थी, वह क्रांति भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड की समानता करती है, यानी कि जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज सरकार द्वारा जनता पर, निहत्थी जनता पर गोली चलाई गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे। आंकड़े उस हिसाब से बहुत ही कम प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्या हुआ
कि जुलूस जो विंटर पैलेस के सामने से गुजरा। किसानों का निहत्था जुलूस था। किसानों के पास किसी भी प्रकार के हथियार नहीं थे और राजा के विशेष पुलिस बल ने और सामान्य पुलिस बल ने जनता पर गोलियां चलाई। असंख्य लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह 1905 की घटना है और इस घटना का पूरे रूस में जोरदार विरोध हुआ और जार को झुकना पड़ा। और जार ने क्या किया, इसमें आंदोलन का नेतृत्व शिक्षित वर्ग के हाथों में चला गया था और शिक्षित वर्ग जो है संविधान की मांग कर रहा था और संविधान की मांग करते हुए शिक्षित वर्ग ने एक पार्टी गठित कर ली, यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर ली। और यूनियंस ऑफ यूनियंस की स्थापना के पश्चात जार को झुकना पड़ा और जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की अनुमति प्रदान कर दी। किंतु बाद में क्या हुआ कि उसने पहली ड्यूमा को ही ढंग से कार्य नहीं करने दिया और उसको मात्र 75 दिन के पश्चात भंग कर दिया। इसके बाद दूसरी ड्यूमा गठित की गई, उसको मात्र 3 दिन के अंदर बर्खास्त कर दिया। इसके बाद तीसरी ड्यूमा जो उसने गठित की उसमें रूढ़िवादियों को अधिक संख्या में भर लिया, क्योंकि रूढ़िवादी क्या थे, जारशाही के समर्थन में थे और उदारवादी और क्रांतिकारियों को उसने ड्यूमा से बाहर कर दिया। तो इसके पश्चात जो है ड्यूमा का प्रभाव उदारवादियों के लिए और क्रांतिकारियों के लिए क्या हुआ, समाप्त हो गया और ड्यूमा राजा का एक तरह से समर्थक बन गई, क्योंकि इसमें रूढ़िवादी अधिक थे। इस प्रकार ड्यूमा महत्वहीन हो गई क्रांतिकारियों के लिए, उदारवादियों के लिए। अब अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी साम्राज्य की क्या स्थिति थी, यह हमारा अगला टॉपिक रहेगा, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।